हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीट्स क्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो है ये इन 5 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द सेम देन यू कैन प्रोसीड विद द वीडियो। आप जो भी आपको डाउट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे एंड इन केस यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज एज वेल देन यू कैन कमेंट डाउन। मैं आपको आंसर जो है जितना जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आता है स्टूडेंट्स का कि यार ठीक है यार मैं कैट दे रहा हूँ बट मैं एनमैट एंड स्नैप के लिए भी सीरियस हूँ। कैट में भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मॉक में, या मुझे बैकअप ऑप्शन अपना रेडी रखना है एनमैट स्नैप की फॉर्म में, तो कैसे मैं करूं। कैट के लिए तो मेरा सब सही चल रहा है, एनमैट स्नैप के लिए नहीं समझ में आ रहा है यार कितना मॉक्स दे, मॉक देना भी है या नहीं देना, अभी क्या फ्रिक्वेंसी के हिसाब से मॉक देना चाहिए, वीक में या डेली बेसिस पे क्या कैसे मॉक देना है, और उसके अलावा जो प्रिपरेशन सोर्सेज हैं वो कहाँ से क्या अरेंज करें, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एनमैट को ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहा हूँ ऑब्वियस रीजन की वजह से। एनमैट स्टूडेंट्स का पहले है, स्नैप तो दिसंबर में आपके अटेम्प्ट्स होंगे तो अभी के लिए हम लोग उसको साइडलाइन कर सकते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्नैप, इफ़ वी टॉक अबाउट एनमैट, तो कुछ स्टूडेंट्स का तो अक्टूबर 10 से ही स्टार्ट हो जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का अक्टूबर मिड में होगा, कुछ अक्टूबर एंड में होगा, कुछ का नवंबर फर्स्ट वीक में होगा। तो कैसे हैंडल किया जाए? देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनमैट में क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो अलग से आएंगे, क्यूए में नहीं आएंगे, बट इफ़ वी टॉक अबाउट एलआर एंड वीआरसी वो टॉपिक्स आते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट है, स्लॉग्स है, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, देन डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, बेसिक अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। वीए में आपका ग्रामर पोर्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो उनके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा और प्रिपेयर करने का बेस्ट वे है मॉक्स के थ्रू, कि आप मॉक्स के थ्रू जाओ, सारा प्रिपरेशन आप अच्छे से करो एंड उसके बाद में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी ईजिली हो जाएंगे। जैसे एलआर में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते, बट कुछ टॉपिक्स आपको पेन देते हैं। तो उनके लिए क्या करना है, कहाँ से सोर्सेज चाहिए, यार सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर दो जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम लगता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड अकॉर्डिंगली आप चेक कर लोगे। एंड इन केस आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा कि भैया मुझे प्रैक्टिस करना है कि कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे क्या, मैं वो भी साथ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इतना मैं अपने एंड से जो है वो एफर्ट डाल सकता हूँ। आपको जो क्वेश्चन होंगे, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है ओमेट्स के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें, ठीक है। मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक्स मत छोड़ो। फ्रिक्वेंसी क्या रहेगा मॉक्स में, ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है कि आपका पेपर कब है। मे बी आपका अक्टूबर 15 तक हो तो आपको तब तक 10 मॉक दे लेना है। तो अगर 10 मॉक देना है तो आपको फ्रिक्वेंसी समझ में आ जाएगा, इतने दिन है तो इतने देश के बाद में मुझे एक मॉक देना है। मे बी आपका नवंबर फर्स्ट वीक में हो या अक्टूबर एंड में हो, तो जितने दिन है कम से कम 10 मॉक आपको देना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा दे पा रहे हो देन इट्स ग्रेट, बट अगर उतना नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई फॉर्म भरा है, पैसा भर रहे हो, तो वो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। दूसरा कंसर्न आता है यार एनआरसी मुंजी का फॉर्म का क्या सिस्टम है। देखो जब भी आप एनमैट का पेपर दे रहे हो उससे पहले आपका एनआरसी मुंजी का फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड अप होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द कॉलेज। अगर आपने नहीं भरा हुआ तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट। एंड जो एनआरसी मुंजी का लास्ट डेट है वो अक्टूबर के लास्ट में है शायद, तो अक्टूबर एंड तक आपको वो भर लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप दिसंबर में एनमैट दे रहे हो और आप सोचो यार मैं तब एक दिन पहले भर लूंगा एनआरसी मुंजी। नो, आपका अगर जो एग्जाम है वो एनआरसी मुंजी की लास्ट डेट से पहले है देन इट्स फाइन, आपको एनमैट देने से पहले एनआरसी मुंजी का फॉर्म भरना होगा। बट अगर एनआरसी मुंजी की लास्ट डेट के बाद में है तो आपको एनआरसी मुंजी का फॉर्म पहले ही भर लेना होगा अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेट्स। प्लीज इसमें गलती मत करना, हर ईयर स्टूडेंट्स करते हैं, उनके मार्क्स आ जाते हैं, उनको लगता है यार अब तो ठीक है मेरा एनआरसी मुंजी हो गया, बट इवेंचुअली उनको कॉल तक नहीं आएगा क्योंकि वो उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा हुआ, तो एलिजिबल नहीं होंगे वो उस अटेम्प्ट के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान रखना। मॉक्स के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया है, स्नैप एंड एनमैट दोनों मॉक्स जो है 799 प्राइस पे अवेलेबल हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको बाय करने होंगे किसी को भी आप बाय कर सकते हो। 15 मॉक्स ईच हैं फॉर स्नैप, 15 फॉर एनमैट एज वेल। एज ऑफ नाउ हमने 10 मॉक्स स्नैप के अपडेट कर दिए हैं, बाकी फर्स्ट विंडो के बाद में अपडेट होंगे। एनमैट में हर वीक में 3 मॉक्स हम लोग अपडेट करते हैं, 9 मॉक्स ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। कमिंग वीक में मंडे को तीन मॉक्स जो है और अपडेट हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली आप मॉक्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड बात आता है यार कैट के लिए रिवीजन कैसे करा जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली बात आप मेरी ज़रूर मानो, इसमें गलती मत करना। मैं हर ईयर स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो कहते हैं यार मैं मॉक्स नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी रिवीजन नहीं हुआ है, मुझे डर लगता है मॉक्स देने में, मैं मॉक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से देन आई विल स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। भाई गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कर रहे हो, ये मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता। मेरा अगर कोई भाई बहन भी प्रिपरेशन कर रहा होगा मैं उसको ये गलती नहीं करने दूंगा। मैंने देखा यार स्टूडेंट्स को अपना टाइम खराब करते हो, आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा अगर आप इस माया जाल में फंस जाओगे। नहीं करना है हमें मॉक्स देना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मॉक के बाद उसका एनालिसिस करना, अपनी गलतियों को समझना और उनसे सीखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अब बात आती है, ठीक है मैंने मॉक भी दे लिया, एनालिसिस भी कर लिया, उसके बाद रिविजन कैसे करें, ये बहुत आता है कंसर्न यार, उसके बाद कैसे करें। देखो क्वांट्स में तो नॉर्मल प्रोसेस है। क्वांट्स में मान लो आपने आज मॉक दिया, 1 महीने पहले कोई मॉक दिया होगा, 10-15 दिन के बाद में मॉक दोगे। जो मॉक आप देते हो
जिस भी टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, इट्स फॉर क्वांट सेक्शन, अभी के लिए क्वांट के लिए बता रहा हूँ, जिस भी टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आए, मान लो आपने देखा कि मुझे लॉग्स में ज़्यादा दिक्कत आया, तो 1 महीने पहले भी कोई मॉक दिया था, 40 दिन पहले दिया था, 15 दिन पहले दिया था, 20 दिन पहले दिया था, लॉग के क्वेश्चन आए होंगे, तो आपको बस ये कर लेना है कि यार जो इस करंट पेपर के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आया, पुराने मॉक्स को ओपन करो, एनालिसिस विंडो में जाकर देखो कि यार इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बना था, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। अपने पहले में भी बना लिया हो या ना ही बना पाए हो, सोल्यूशन से हेल्प लिया हो, अब दोबारा उसको खुद से सॉल्व करके देख लो। अगर कर रहे हो तो आपका रिवीजन हो रहा है। और दूसरा जो चीज़ है, आपको ये कर लेना चाहिए कि यार जो असाइनमेंट्स हैं, मान लो हम ईजी स्टूडेंट हो, वो आपका जो असाइनमेंट है, आपको पता है यार मैंने असाइनमेंट जो है वो किया था, मान लो कोई टॉपिक ले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर क्वेश्चंस गलत कर रहे हो मॉक में, तो इट्स हाई टाइम कि आप उसका असाइनमेंट ओपन करो एंड सॉल्व कर लो, आपकी सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। बार बार सेम क्लासेस को गो थ्रू करना, इट्स नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट विद, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर दोगे यार, उतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर हमारा खुद से सॉल्विंग हो रहा है, अगर हमारा खुद से सॉल्विंग हो रहा है तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर हम लोग खुद से सॉल्व ही नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली हम लोग इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सेम गोज फॉर VARC एंड DLR सेक्शन एज वेल। VARC में तो और बहुत प्यारी चीज़ है, आपको करना ये है कि मान लो आपने आज कोई मॉक दिया, 1 मंथ पहले कोई मॉक दिया होगा, उस मॉक में ऐसा तो है नहीं कि यार सारे RC, सारे पैराजंबल, सारे ऑड मैन आउट हमने सही कर दिए थे, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, आप आज के दिन में आपको पता चल रहा है यार मुझे RCs में ज़्यादा दिक्कत है या पैराजंबल्स में ज़्यादा दिक्कत है, जहाँ पर भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, पुराना मॉक ओपन करो, उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। मे बी उस टाइम पे आपने गलत किया होगा, मे बी आपने सही किया होगा, आपको याद नहीं होगा कि आपने क्या किया था। अब दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो एज ए न्यू अटेम्प्ट वो काउंट होगा। मे बी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद नहीं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि यार मुझे सारे ही आंसर्स याद हैं। 20-25% याद रह रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट सारे याद रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं भाई। 1 महीने पहले आपने उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन और कर लिए, तो अब अपना नया अटेम्प्ट करने का ट्राई करो एंड देखो कि क्या आप उसको सही से कर पा रहे हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो नए रिसोर्सेज के पीछे भागने के चक्कर में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जो एक्चुअल चीजें अपने हाथ में है, जो काम को एकदम सिंपल रख के रेगुलर करते जाना है, उसको ना करके हम लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी डाउन हो जाता है और इस टाइम पे हम लोग वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखो। बात करते हैं DLR की। हर क्वेश्चन को, कोई भी आपके सामने पजल आता है, चाहे 4 क्वेश्चन आ रहा है या 6 क्वेश्चन का आ रहा है, आपको अपने आप से बनाना है। जब मुझे मैसेज आता है ना कि यार सर मैंने ना मेरे मार्क्स तो नहीं आए, मैंने एनालिसिस किया, मेरे ना 2 पजल खुद से हो गए थे, बाकी 2 नहीं हो पाए। तो क्यों नहीं हो पाए भाई? आप एनालिसिस कर रहे हो, आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत है नहीं, आपके चारों के चारों पजल्स क्यों नहीं हुए खुद से? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो रहा है यार? एक आधा पजल, मान लो 15-20 पजल में एक आधा पजल फंस गया, वो अलग बात है, कोई अलग सा टॉपिक आ गया, वो नहीं सॉल्व हुआ, अलग बात है। बट अगर कोई पजल ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहा है, आप खुद से नहीं बना रहे हो, आप सोल्यूशन से हेल्प ले रहे हो, तो यार बहुत गलत कर रहे हो, ये होना ही नहीं चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, पास्ट में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्यूशन देखकर आगे प्रोसीड कर लिया और आपको लगा ठीक है यार अब तो हो ही गया, अब इसमें क्या बचा। उन क्वेश्चंस को ओपन करो एंड खुद से सॉल्व करो। कुछ दिनों के बाद में 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन दोबारा सॉल्व करो एंड देखो कि क्या अब मैं खुद से बना पा रहा हूँ। जब तक खुद से पेन चलने का हैबिट नहीं होगा, खुद से क्वेश्चन सॉल्विंग को एंड तक लेकर जाने का हैबिट नहीं होगा, एग्जाम कंडीशन में एंड तक नहीं पहुंचेगा। पूरा एंड तक सॉल्व किया करो। अगर 10 स्टेप है तो भैया 10 स्टेप तक एंड तक आकर अपना आंसर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हाँ यार इसके बाद इसके बाद इसके बाद हो जाएगा, वैसा नहीं। अगर वैसा करोगे तो मॉक में भी ऐसा ही होगा भाई, आप आधे रास्ते फंस जाओगे, आपको लगेगा यार हो जाना चाहिए था, अब हो नहीं रहा, अटक गए। तो वो तभी होता है क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस है वही खराब है। प्रैक्टिस को सुधारो, इस वे में हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है यार मॉक शेड्यूल फॉर कैट एंड ओमेट्स। आई होप सो आप समझ गए होंगे ओमेट्स का कि फ्रीक्वेंसी आपको कैसे रखना है। एनमैट का अभी अगर आपका रिसेंटली पेपर है तो 10 मॉक आप दे पाओ, उस हिसाब से अपने मॉक्स रख लो। स्नैप की अगर बात करें, स्नैप में आप बहुत ज़्यादा अभी वरी मत करो, आपको 10 से 15 दिन में एक आध मॉक देना है। अभी के लिए इतना फ्रीक्वेंसी जायज़ है, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। अभी के लिए 10 से 15 दिन में एक मॉक या वीकली एक मॉक देना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। बहुत ज़्यादा मॉक्स को ओवरवेलम कर देना अच्छा सिनेरियो नहीं रहेगा, ठीक है। कैट की अगर बात करें, मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट वीडियो में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें कैट के लिए 2 से 3 मॉक देना चाहिए पर वीक। 2 से 3 मॉक, सैटरडे एंड संडे को एक एक मॉक वो होगा, एक एनालिसिस करोगे, उसके बाद संडे को नेक्स्ट मॉक दोगे। बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कोई एक दिन में एक और मॉक दे लो जिसका आप एनालिसिस कर पाओ, सो दैट आप सैटरडे का मॉक जो है वो दे पाओ। तो 3 मॉक्स जायज़ है। अब इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं विदाउट जॉब, तो उस केस में आप सेक्शनल्स भी इंक्लूड कर सकते हो कि यार मेरे पास टाइम है, मुझे और प्रैक्टिस करना है, देन सेक्शनल्स कैन बी अ गुड थिंग। अब करो उनको, आपका प्रैक्टिस उससे और ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अच्छी चीज़ है। बट अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका ज़्यादा एम्फेसिस रहना चाहिए फुल लेंथ मॉक्स के ऊपर, रेदर देन आप सेक्शनल्स की बात करो। 2 घंटे का पेपर है यार, ऑफिस में भी जा रहे हो तो भी 2 घंटे आप निकाल सकते हो। और एक और चीज़ है, मॉक्स को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में दो। अभी आपको ये नहीं पता कि यार आपको कौन सा स्लॉट मिलने वाला है, मे बी फर्स्ट स्लॉट मिले, मे बी सेकंड मिले, मे बी थर्ड मिले। फर्स्ट स्लॉट में आप एकदम फ्रेश रहोगे, लास्ट स्लॉट में एकदम थके होगे, बीच वाले स्लॉट में खाने पीने का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा होता क्या है। तो डिफरेंट टाइम जोन्स में पेपर अटेम्प्ट करने का ट्राई करो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपको स्लॉट नहीं पता है। जब आपको स्लॉट पता चल जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द स्लॉट आप पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे।
ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑफिस जा रहे हैं, मान लो आप 8 बजे ऑफिस जा रहे हो तो 5 बजे उठ के अगर 5:30 से 7:30 तक आप मॉक दे पा रहे हो, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मॉक्स एकदम फ्रेश माइंड में दो ताकि आपको पता चले कि यार क्या टायरनेस की वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, या मुझे एक्चुअल में सॉल्विंग करना आता नहीं है, या मेरा कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। तो अगर हिट एंड ट्रायल करोगे, अपनी बॉडी को समझोगे, अडेप्ट करने का ट्राई करोगे, तो ही आपको एक्चुअल में क्लैरिटी आएगा कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट वर्क करता है। दूसरे की स्ट्रेटजी से आप हेल्प ले सकते हो अपनी स्ट्रेटजी बनाने में, बट दूसरे का स्ट्रेटजी एकदम से रेप्लिकेट आप खुद कर दोगे और आपके लिए वर्क कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर पर्सन अलग है, हर पर्सन यूनिक है, एंड उसके जो प्रिपरेशन स्टाइल है वो भी डिफरेंट होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो भी डिफरेंट होगा, तो अकॉर्डिंगली हमारे शेड्यूल भी डिफरेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं यार हम लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं रह पाते, जब मॉक देने लगे तो एकदम से हमें नींद आने लगता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील होता है, तो कॉफ़ी का सहारा लो भाई, ज़रूरी है, वो जरा काम आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को कॉफ़ी वर्क नहीं करता, हेडेक होता है भाई उनको बाद में, थोड़ी देर के बाद में, तो ये बॉडी आपको अपने आप को समझना है। वो जरूरी है कि हम लोग पेपर से पहले अपनी चीज़ों को समझ जाएं, मॉक देते टाइम वो चीज़ों को अप्लाई करके देख लें, सो दैट हमें पता चल जाए हमारे लिए कौन सा चीज़ अच्छे से वर्क करता है। तो 2 से 3 मॉक्स देना चाहिए। 3 मॉक्स एक आइडियल सिनेरियो है, बट किसी वीक में अगर वर्कलोड आपका बढ़ गया है तो 2 मॉक तक आप स्ट्रिक्ट करना चाहते हो, आप ज़्यादा टाइम रिविजन में फोकस करना चाहते हो उस वीक में, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट 2 मॉक मिनिमम, 3 मॉक्स तक आप जा सकते हो, अच्छा रहेगा। बात आती है यार कॉलेजेस टू अप्लाई बिफोर कैट, एंड दूसरा इसके साथ ही मिलता जुलता क्वेश्चन, कितना परसेंटाइल मुझे चाहिए होगा इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। दिस इज नॉट द कंसर्न यू शुड बी वरीड अबाउट। नहीं, हमें नहीं करना भाई, हम क्यों अननेसेसरी चीज़ों में बढ़ते रहते हैं आगे। हमारा मेन फोकस है कैट में अच्छा परसेंटाइल लेकर आना, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना। जो कॉलेज का फॉर्म फिल करना होगा उसका अपडेट हम लोग आपको दे देंगे, आप बेल आइकन को प्रेस कर दो, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा। आप क्यों इन चीज़ों को देखने में अपना टाइम खराब कर रहे हो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, आप उस चीज़ में दो जिसमें आपको एक्चुअल में देना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं परसेंटाइल्स के ऊपर कि यार कितना परसेंटाइल में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, हाथ जोड़िए मैंने आपके, मत करो ये चीज़, ना करो। आपको वो मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। इफ आई एम एबल टू डू दैट देन दैट्स ग्रेट। अगर मैं नहीं कर पाया हूं तो वो मेरे लिए बुरा है। देन जो मेरा परसेंटाइल आएगा उस हिसाब से मुझे जो कॉलेजेस मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। क्या परसेंटाइल रेंज आपका मॉक्स में आ रहा होगा उस हिसाब से वो कॉलेज आपको भर देना चाहिए, उसके सारे अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कैट से पहले कौन से कॉलेज भर रहे हैं, इन जनरल हमें एमडीआई, एसपीजेन, एफएमएस भरना होता है, बट हर ईयर का सिनेरियो अलग रहता है। क्या रहेगा इस ईयर का सिनेरियो में भी वो चेंज हो जाए, चांसेस कम है चेंज होने के, बट जो भी होगा आपको मिल जाएगा अपडेट। आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। बात आती है स्टेप्स टू फॉलो, क्या करना है आने वाले टाइम में, कैट से पहले क्या क्या किया जाए। देखो हमारा 3-4 चीजें हैं जो एकदम सिंपल रखना है। पहली बात तो यार कॉम्प्लिकेट मत करो, फलाने ढिमाके ये ने वो किया था, मुझे भी ये से वो करना है, वो नहीं करना है भाई। हमारा प्रोसेस है एकदम सिंपल, जितना उसको सिंपल रखोगे उतना आपका एक्सेल करने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कहते हैं यार मुझे इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, यार मैं कहता हूँ यार आपको मॉक देना है, उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस में सारे क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। अगर आप खुद से क्वेश्चंस बना पा रहे हो, मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ आप अपने स्कोर्स को इंप्रूव कर देखोगे कि इंप्रूव होते जा रहे हैं। बट अगर आप एनालिसिस के टाइम पे खुद से नहीं बना रहे हो, आप सॉल्यूशंस का हेल्प लेते हो, आप रेफरेंस ले लेते हो, थोड़ा हिंट ले लेते हो और आप आगे बढ़ जाते हो, तो उस सॉल्विंग का कोई फायदा नहीं है, आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तो अगर आप एनालिसिस में खुद से बना रहे हो क्वेश्चंस को, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टाइम यू आर टेकिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंप्रूव करोगे ही करोगे, इस चीज का गारंटी है। तो अपने मार्क्स पे ज्यादा फोकस रखना है हमें कि यार एनालिसिस अच्छे से करा जाए, मार्क्स ऊपर जाएंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, मॉक एनालिसिस रिवीजन, मॉक एनालिसिस रिवीजन, ये करते जाना है, ये रुकना नहीं। ये बेसिक लगता है यार, फिर हमें लगता है यार इससे इंप्रूवमेंट होगा, नहीं होगा, इसी से ही इंप्रूवमेंट होना है, यही सबसे ज्यादा मेन चीज है। अपना स्ट्रेटजी हम लोग तभी तो डेवलप कर पाएंगे अगर हम मॉक्स दे रहे होंगे। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करने से ऐसा नहीं होगा, आपको सिंपल रखना है और उसको कंटिन्यू करते जाना है। ये नहीं कि यार इससे तो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, 2-4 मॉक देने से यार नहीं इंप्रूवमेंट होता, टाइम लगता है। बाकी लोग कर रहे हैं ना, उनका इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया, या हमारा उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं था, या कुछ गड़बड़ हुआ, हमारा अभी नहीं स्कोर आ रहा, बाकी लोगों का आ रहा है, तो कुछ रीजन होंगे ना। उस रीजन को ढूंढने का यही एक तरीका है कि आप अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखो, उसी से ही आपको इंप्रूवमेंट जो है वो मिले। देन लास्ट के जो 2 मंथ्स है बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए बूस्टर कोर्स हमने डिजाइन इसी चीज के लिए किया होता है कि यार जो मैक्सिमाइज करना है प्रैक्टिस, लास्ट डेज में हमें कोई दिक्कत ना आए, ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक में हमारा प्रैक्टिस पीछे छूट गया। हमें एडवांस प्रैक्टिस चाहिए और रेलिवेंट चाहिए प्रैक्टिस, जो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप हो और वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हो और मैं स्ट्रेटजी बिल्डिंग जो वो कर पाऊँ। सो फॉर दैट वी हैव अ बूस्टर कोर्स। अगर कोई ऐसा हो जिसको बूस्टर कोर्स में एनरोलमेंट करना है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड दूसरा चीज है, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब रिसेंटली छोड़ा है या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी फ्री हो गए हैं, फुल टाइम कैट में डिवोट करना चाहते हैं, नॉन कैट में भी साथ में टारगेट कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग रेगुलर प्लस बूस्टर का एक अट्रैक्टिव प्राइस पे चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हो कि यार मुझे बेसिक से तो पढ़ना ही है, मुझे एडवांस प्रैक्टिस भी चाहिए, मुझे टेस्ट सीरीज भी चाहिए, सब कुछ मुझे अवेलेबल होना चाहिए,
तो उस केस में यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं अपना नंबर दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना। अकॉर्डिंगली आपको जो भी कंसर्न होगा डिटेल में लिख देना, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ। लिख सकते हो, लिख देना, अदरवाइज अगर ऑडियो भेज सकते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, मैं ऑडियो में आपको रिप्लाई भी कर दूंगा एंड अकॉर्डिंगली आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टेप्स टू फॉलो में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग अपना जो टाइम है, जो अपने हाथ में टाइम है, उसको वेस्ट ना करें, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, सो दैट हम एक अच्छे स्कोर की तरफ मूव कर पाएं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज वीडियो, दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।